हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर पर आज हमारी अगली क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बताइए? मेमोरी। हमने कंप्यूटर की मेमोरी है ना, स्टोरेज यूनिट अर्थात मेमोरी स्टार्ट किया था। और उसमें हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक देख लिया था कि जो आपका मेमोरी दो टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, आंतरिक और बाह्य मेमोरी। तो आंतरिक मेमोरी के अंतर्गत हमने रैम को कवर कर लिया था। ठीक है, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी तक हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में हमको जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे हमने देखा था कि जो आपका मेन मेमोरी या हम कहें इंटरनल मेमोरी, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है रैम और दूसरा क्या होता है आपका रोम। तो रैम को हमने कवर कर लिया था। अब रोम, रोम अर्थात क्या? रीड ओनली मेमोरी, है ना। और इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले ही लिया था। पर आप आज की जो हमारी चर्चा है वो रोम से आगे बढ़ेगी, है ना। और आज की क्लास में हम हार्ड डिस्क तक, सेकेंडरी जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल या बाह्य मेमोरी, है ना, उसको भी आज हम देखेंगे। तो ये इसके बाद आज की क्लास, और इसके बाद एक क्लास और लेंगे आपके मेमोरी पर। तो मेमोरी आपका डिटेल में कंप्लीट, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो छूटेगा, सारा का सारा कुछ हम मेमोरी में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, बार बार आप लोगों के सिर्फ एक ही प्रश्न आते हैं कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, है ना, सर कब तक होगा। तो दोस्तों देखिए, यदि हमारे पास में एग्जाम में 20 25 35 दिन बचे होते ना, तो तैयारी का माध्यम, तैयारी का तरीका दूसरा होता। जैसे कि बाकी लोग अभी आपको तैयारी करवा रहे हैं, वो आपको खाना खाने के समय पे नाश्ता दे रहे हैं, है ना, वो आपको 20 25 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहे हैं। खराबी कुछ नहीं है, लेकिन जो खाना खाने के टाइम है, जब आपको डिटेल में, जब आपको पेट भर के खाना खाना है, उस समय यदि आपको कोई एक प्लेट समोसा ला के दे देगा तो बात थोड़ी ना बनती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास समय है। अभी इतना अच्छी अच्छी बात तो यह है कि हम चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें भी देखिए दोस्तों कि मैं आपको जिस प्रोसेस से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको याद करने की ओर नहीं ढकेल रहा हूं। मेरी कोशिश ये नहीं कि मैं आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे दूं और कह दूं कि उसको अधिक से अधिक आप उसको याद करो। मैं चाह रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट दूं, लेकिन किस बेसिस पे? आपको वो समझ में भी आए। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी बताया था। यदि आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इंटरनल मेमोरी को इंटरनल क्यों कहते हैं, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है। सिर्फ रट्टा नहीं मानना है आपको, सिर्फ समझना भी है आपको। और यदि आप एक बार समझ गए, यदि आप समझ के पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत समझने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपका इतिहास वगैरह है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो रट लो। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आप सब कुछ 90% चीजों को रट नहीं सकते। और एक बार के लिए मान लो कि रटने में आपने अभी ताकत लगाई, रट भी लिया, तो एग्जाम में जब एग्जाम का समय आएगा, एग्जाम के एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, आपको सिर्फ कंप्यूटर थोड़ी ना पढ़ना है, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने होंगे। उस समय आप बताओ कैसे करोगे रिवाइज? अभी आपको लग रहा है कंप्यूटर आसान, यदि आप याद कर रहे हो, याद हो गया, ठीक है, 20 25 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। जब एग्जाम का समय आएगा ना, और आप जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, और आप यदि एक भी क्वेश्चन में फंसोगे ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस को सीधे 100 से वो जीरो पे लाके छोड़ देगा। तो जितने अच्छे से समझ के आप पढ़ोगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन में सहूलियत होगी दोस्तों। इसीलिए मैं अभी उस अप्रोच को अपना रहा हूं। और दूसरी आपको बात बतला दूं, आप लोगों का सिलेबस समय से खत्म होगा। इसके बाद में जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा, या तो बीच में भी और या तो सिलेबस खत्म होने के बाद, मैं आप लोगों के लिए जैसे ये डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसी तरह से ऐसे 15 20 क्वेश्चन नहीं, 40 50 60 100 क्वेश्चन की एक एक टॉपिक पर मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा। और जो कुछ भी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है, दोबारा हम उस एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे। और आपको चीज बताता हूं, उसको भी हम खत्म करेंगे, पूरी सीरीज को खत्म करेंगे, एमसीक्यू की पूरी सीरीज खत्म करेंगे। और उसके बाद तीसरी एक सीरीज और लेकर के आएंगे एग्जाम के पहले ही। आपको लग रहा होगा सर पॉसिबल कैसे होगा, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम के पहले ही। फिर केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसकी मैं आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करवाऊंगा। 3 3 बार तो मैं ही आप लोगों को दोस्तों यहां पढ़ाऊंगा। कुछ इस कंडीशन पे आपको लाके छोड़ दूंगा कि आपको कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को अपने एग्जाम के पहले, एग्जाम के 10 दिन 20 दिन पहले कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट की चिंता ही नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल आप सिर्फ क्लास देख रहे हैं, क्लास के माध्यम से आपका सब कुछ कवर हो चुके रहेगा। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं जो सोचता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं उसको परिणाम में बदलूं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। दोस्तों एक काम करना आपको, यदि आप लोग
मुझे अपना गुरु मानते हो, गुरु इन द सेंस क्या, यदि आप मानते हो, मेंटर मानते हो कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, तो मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की क्लास में मैं आपसे जो कुछ भी पढ़ाऊंगा या जो पहले पढ़ा चुका हूं, आप उस क्लास को पढ़िए और जाके आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर देखिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है और आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और या आपने इसके पहले पढ़ रखा होगा तो आप देखिएगा कई बार लोग ना मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, है ना, उसके बाद में वर्किंग मेमोरी, नॉन वर्किंग मेमोरी, स्थायी अस्थायी में इतना कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। बहुत सारे इसमें उदाहरण है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे एक ही यूनिट के इतने सारे नाम हैं, वो किसी को भी आपको घुमा के पूछ सकता है। बनता हुआ टॉपिक आपसे एग्जाम में बनता हुआ क्वेश्चन आपसे बिगड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं इस टॉपिक को इतना समय ले रहा हूं, या कहूं मैं हर टॉपिक को इतना समय ले रहा हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। फ्री के नाम पे ये मत हो जाए कि बस कुछ भी पढ़ा के मैं निकल जाऊं। हर क्लास में आपसे मैं ये कहता हूं। तो दोस्तों चलिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। बात कर ले बाल मनोविज्ञान की, अनीश सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कुछ भी क्लास में पढ़ रहे हैं वो आपको क्लास में ही याद हो जाए। मेरी भी सारी कोशिश यही है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्लास में ही याद हो जाए। अदरवाइज क्या है, मैं भी 20-25 क्वेश्चन एमसीक्यू के लेके आता हूं, सॉल्व करवाता हूं। अभी तक में तो मैं अपना कंप्यूटर का सिलेबस खत्म भी कर दिया होता। टेंशन मत लो, सब कुछ होगा दोस्तों, घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बीच में मौसम खराब था, कई बार रिकॉर्डिंग हुई, बीच बीच में अटक जाती है, टेक्निकल दिक्कतें आई, क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो इसको आपको चिंता नहीं करना है। यदि अभी बीच में कुछ यदि क्लास आने में स्लो हुआ है तो बाद में उसकी स्पीड भी उसको बढ़ा के उसकी रिकवरी कर ली जाएगी, चिंता मत करिए आप लोग। हम अपने वादे से ना हटे हैं ना हटेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ रहे थे, तो आइए लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और फिर उसके आगे हम रोम से, रीड ओनली मेमोरी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए भाई। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जो हम स्टार्ट किए थे क्या, आपकी कंप्यूटर मेमोरी। क्या हमने स्टार्ट किया था, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, बताइए मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप मेमोरी बताइए, मेमोरी क्या होती है। भाई मेमोरी क्या होता है, बेसिकली वह स्थान जहां हम आवश्यकता के अनुसार डेटा या निर्देश को स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, कैसे, आवश्यकता अनुसार डेटा या निर्देश को स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होता है, आपका मेमोरी होता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारी मेमोरी होती है, हम अपनी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है बेसिकली कितने प्रकार की होती है बताओ आप। ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, पहले हमने देखा था क्या, आपका आंतरिक मेमोरी, इसको हमने क्या कहा था, इंटरनल। ये क्या होती है, आपकी आंतरिक मेमोरी। और दूसरा हमने क्या देखा था, बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी, ठीक। ये क्या हो गया आपका इंटरनल और ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल। एक स्टूडेंट है बार बार कमेंट करता है, सर हिंदी भाषा का शुद्धतम रूप प्रयोग करिए, सर इसे निवेश कहते हैं, उसे निर्गम कहते हैं। मेरे भाई कंप्यूटर पढ़ना है कि हिंदी भाषा पढ़ना है? अभी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं तो हिंदी भाषा पढ़ रहे हो, अभी बाद में देखना दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लास हिंदी की लूं। और देखिएगा एक एक क्लास जब मैं आपकी हिंदी की लूंगा ना, जो कंफ्यूजन आपके सालों से चले आ रहे होंगे या कॉन्सेप्ट में जो दिक्कत आ रही होगी, एक एक उदाहरण इतने बेहतरीन तरीके से हम हिंदी को भी कवर करेंगे ना, कि हिंदी 5 नंबर का पूछ ले और 50 नंबर का पूछ ले, 100 नंबर के आपके ऑडिटर में आता भी है। सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर में 100 नंबर की हिंदी आती है। कितने भी नंबर का कोई हिंदी आ जाए, कठिन से कठिन ऑप्शन को पूछ ले वो, दोस्तों एकदम मलाई की तरह क्या करेंगे, हिंदी को भी पढ़ेंगे। तो एक कमेंट करता है, सर वहां ये स्पेलिंग, सर यहाँ आपने बाह्य लिखा है, उसमें बाह्य में नीचे आधा हा आएगा। अरे भाई आपको कंप्यूटर पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है तो जाके कहीं और पढ़ ले भाई, अभी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, मेमोरी पढ़ा रहा हूँ आपको उस पर ध्यान दो, है ना। तो कोशिश करो कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो। आप मात्रा की ओर, स्पेलिंग की ओर जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है स्पेलिंग में, मात्राओं पे, उसका क्या वैल्यू है, आपको तो चीजें जो कंटेंट बता रहा हूं आपको वो समझ में आना चाहिए, है ना। तो उस पर ध्यान देना। तो मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी। बताइए, इंटरनल मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी ही क्यों कहते हैं, इसका नाम बाह्य मेमोरी क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो इंटरनल मेमोरी होती है वो किसका भाग होती है, वो आपके मदरबोर्ड का भाग होती है। और जो भी कंपोनेंट, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड के भाग होते हैं, उन्हें क्या हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंपोनेंट कहते हैं। क्योंकि आपकी ये जो मेमोरी है, ये कंप्यूटर का भाग है। एक मेमोरी यूनिट होती है जो कंप्यूटर का भाग होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? इंटरनल मेमोरी। और जो आपके मदरबोर्ड में नहीं है, जो कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी रूप से लगी हुई है, उसको हमने बोल दिया बाह्य मेमोरी या क्या? एक्सटर्नल मेमोरी। इसके बाद में हमने क्या देखा था दोस्तों? जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कंप्यूटर की कहते हैं मेन मेमोरी। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेन मेमोरी। क्यों कहते हैं मेन मेमोरी? क्योंकि देखिए, हमने इसमें देखा था कि जो इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी होती है, ये इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। कंप्यूटर में आप बाह्य मेमोरी लगाओ या नहीं लगाओ वो बात की बात है, लेकिन यदि कंप्यूटर सिस्टम में रैम नहीं है, रोम नहीं है, तो आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सब लगा दो आप अपने कंप्यूटर में, यदि रैम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, है ना। आप आपके घर में यदि आपके पास में डेस्कटॉप होगा तो आप देख लीजिएगा, लैपटॉप में तो आप ऐसा नहीं कुछ कर सकते। डेस्कटॉप होगा, देखिएगा उसका रैम निकाल के देखिएगा आप, रैम निकाल दोगे पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा आपका। तो दोस्तों इसीलिए, क्योंकि इसके भाग क्या होते हैं? रैम और रोम होते हैं। और रैम और रोम कंप्यूटर के बहुत ही मुख्य भाग होते हैं, इनके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं। इसके बाद में इसका नाम एक और आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं? प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी। क्यों इसको हम प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं कि रैम और रोम, इसके उदाहरण क्या होते हैं? रैम और रोम होते हैं, अभी आगे देखेंगे। बेसिकली ये किसमें, कितने भागों में बटी होती है? आपकी दो भागों में बटी होती है। किसमें होती है? एक होती है रैम में और दूसरी होती है आपकी रोम में। तो कंप्यूटर के, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर से ये बताओ, हमारा कंप्यूटर से प्राइमरी काम क्या रहता है? कंप्यूटर से हमको प्राइमरी काम क्या रहता है? डेटा को प्रोसेस करवाना रहता है कि डेटा को स्टोर करना रहता है? पहले हमारा प्राइमरी काम रहता है कि हम कंप्यूटर में डेटा को क्या करवाएं? प्रोसेस करवाएं। तो इसीलिए प्राइमरी काम क्या कौन करता है? आपका रैम करता है, रोम करता है। सेकेंडरी काम क्या है? जो आपने डेटा और निर्देश को प्रोसेस करवाया है, उसको रिजल्ट अर्थात क्या, सूचनाओं को स्टोर करना। तो ये सेकेंडरी काम होता है। इसीलिए इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और आपका प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि इसी को अपन एक नाम से और जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है। किससे बनी होती है? ये जो मेमोरी होती है रैम और रोम, ये किससे बनी होती है? सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ठीक है, हमने देखा था ना, सेमीकंडक्टर से क्या बनता है? आईसी चिप बनती है ना। तो ये क्या होता है? ये जो मेमोरी होती है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो दोस्तों देखिए, कभी भी आपसे पूछ ले इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, तो आप क्या बताओगे? ये सभी क्या होती हैं? एक ही प्रकार की मेमोरियों की बात हो रही है। और ये बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं? ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या देखा था हमने? रीड ओनली मेमोरी। अब मैंने आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतलाई थी, बताइए कि रैम कैसी होती है? रैम का नेचर क्या होता है? अस्थाई। रैम कैसी होती है? अस्थाई, है ना। और आपकी रोम कैसी होती है? स्थाई। ये क्या होती है? स्थाई। ठीक है। अब देखो, हमने मेमोरी बना के और उसको स्थाई और अस्थाई में नहीं बांटा है। हमने पहले ये देखा कि हमको मेमोरी से काम किस किस तरह का लेना है। तो हमने देखा कि हमको मेमोरी से दो तरह के काम लेने हैं। एक तो क्या करना है कि हमको डाटा और निर्देश को, डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से मेमोरी से हमको दो काम करवाने हैं। जो डेटा और निर्देश हम दे रहे हैं वो हमको क्या करना है? अस्थायी रूप से उसको कहीं हमको स्टोर करवाना है। जैसे ही वो प्रोसेस होगा हमारा उससे काम खत्म, उसको हम हटा देंगे। तो मेमोरी पहले बना के उसको हमने भागों में नहीं बांटा है। हमने पहले अपनी आवश्यकता देखी कि हमको मेमोरी से क्या क्या आवश्यकताएं लेनी है। तो दो तरह की हमको आवश्यकताएं समझ में आई कि एक तो डेटा और निर्देश को हमको अस्थायी रूप से स्टोर करना है, और जैसे ही वो डेटा और निर्देश प्रोसेस होगा तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को, उस परिणाम को, उन सूचनाओं को हमको क्या करना है? स्थायी रूप से, परमानेंटली क्या करना है? उसको स्टोर करना है। तो
इन आवश्यकताओं के आधार पर हमने मेमोरी को बांटा। तो जो वो दो आवश्यकताएं पूरी होती है वो किससे होती है? एक तो आपकी रैम से होती है और एक रोम से होती है। और जो आपकी परमानेंटली स्टोर करने की जो आपूर्ति, जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो कौन करता है? आपका एक्सटर्नल मेमोरी करता है। इस पे भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बता दिया कि अस्थायी मेमोरी क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारा डेटा और निर्देश है वो प्रोसेस होने के बाद में, हमारे मेमोरी में बने रहे। ये बताओ आप मेरे को कि किसी को आप, कोई आपके यहाँ कोई नया व्यक्ति, कोई मेहमान, या आप भंडारा कर रहे हो, कोई व्यक्ति भंडारे में खाना खाने आया, तो भंडारा खाया, भंडारा उसने खा लिया। अब क्या आप चाहते हो कि वो आपके घर खड़े रहे और खाए, या आपके घर में आके बैठ जाए? भाई भंडारा खा लिए हो, जाओ। तो यहाँ पास रैम में क्या है? हम चाहते हैं कि डेटा और निर्देश यहाँ आए, प्रोसेस होए और भैया जाओ, काम खत्म आपका। तो रैम किस लिए यूज होता है? कि डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से रखने के लिए, जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए। तो रोम क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको रोम का क्या बताया था कि इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, रोम जैसे ही आपको रोम दिखाई देगा, आपको दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, क्या? फर्मवेयर। क्या आना चाहिए आपको दिमाग में? एक शब्द, फर्मवेयर। ये फर्म क्या होता है? फर्म से पकड़ना। फर्म से पकड़ना क्या? कंपनी। फर्म बोलते हैं ना, कंपनी को क्या बोलते हैं कि भाई फलानी कंपनी है, फलाना फर्म है, तो इसको पकड़ना कंपनी। और वेयर से क्या पकड़ना? वेयर से पकड़ना सॉफ्टवेयर। क्या पकड़ोगे? वेयर से सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो फर्मवेयर क्या होगा कि जो निर्माता कंपनी होगी, जो किसी कंप्यूटर का या मोबाइल की जो निर्माता कंपनी है, वो निर्माण के समय ही आवश्यकता, बिल्कुल जो बुनियादी कामों को पूरा करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके कंप्यूटर में क्या कर देगी? इंस्टॉल कर देगी। और आप उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकोगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या? रीड। केवल आप इसको रीड कर सकते हो, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए क्या बोला गया? इसको स्थायी बोला गया कि भाई इसमें जो एक बार डाटा या प्रोग्राम आपका इंटर हो गया, जो आपका प्रोग्राम इसमें एक बार इंटर हो गया, उसको आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। और इसको हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर। फर्म से पकड़ना क्या? कंपनी। और वेयर से पकड़ना क्या? सॉफ्टवेयर। मतलब कंपनी द्वारा किसी भी कंप्यूटर के या मोबाइल के निर्माण के समय ही उसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर को, जो बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है उस सिस्टम को चालू करने के लिए, क्या कर दिया जाता है? उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें डाल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका रैम और रोम हो गया। अब आप मेरे को चीज बताइए यहां से कि हमने देखा था एक शब्द, यदि आपसे मैं कह दूं कि बताओ कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की एक कार्यकारी वर्किंग मेमोरी होती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, या मैं आपसे पूछ लूं, निम्नलिखित छोड़ो, कि किस मेमोरी को कंप्यूटर की कार्यकारी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं? इसको नोट करिए, कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको बताया नहीं था। किसे, किस मेमोरी को कंप्यूटर की कार्यकारी या वर्किंग मेमोरी कहते हैं? सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, किसको कहते हैं? बताओ, रैम होगा कि रोम होगा, या बताओ सेकेंडरी होगा? इन तीनों में से कौन सी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की कार्यकारी अर्थात वर्किंग मेमोरी होगा? बताओ, रैम होगा कि रोम होगा कि आपका बाह्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होगा? दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया ना, रैम में हम क्या कर रहे हैं? रैम में हम डाटा को अस्थायी रूप से रख रहे हैं। क्यों? कि हम चाहते हैं कि वहां डाटा बस केवल तब तक ही रहे जब तक कि हमको उसको प्रोसेस करवाना हो। जैसे ही वो प्रोसेस होगा उसका काम समाप्त। मतलब इसका उपयोग हम डाटा को स्टोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? डाटा में, इसमें रैम में जो डेटा और निर्देश है, सिर्फ उसको प्रोसेस करवाने के लिए। मतलब क्या? रैम जो होती है ना, वो आपके कंप्यूटर की क्या होती है? कार्यकारी मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी। दोस्तों इसको ध्यान से रखिएगा सुन के, क्या होती है? रैम जो होती है कंप्यूटर की, क्या होती है? कार्यकारी मेमोरी होती है। तो यहां तक मैंने आपको रैम समझाया था। इसके बाद में हमने रोम की बात की थी। रोम क्या होता है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। जैसे ही आप रोम सुनोगे, फट से आपके दिमाग में शब्द आना चाहिए, क्या? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर क्या होता है? फर्म का मतलब कंपनी, और वेयर से मतलब क्या होगा? सॉफ्टवेयर। क्या होगा? सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंपनी द्वारा निर्माण के समय ही रोम, ये क्या होती है? एक आईसी चिप होती है ना? और मैंने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम में दिखाया भी था कि मदरबोर्ड में कहां होती है ये। तो क्या हो गया कि निर्माता द्वारा, निर्माता कंपनी द्वारा कंपनी कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इसमें आवश्यक प्रोग्रामों को डाउनलोड कर दिया जाता है, या क्या कर दिया जाता है? डाउनलोड नहीं, उसमें डाल दिए जाते हैं, क्या? इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये हमने रैम और रोम के बारे में पढ़ा था। चलिए अब हमको आगे रोम को और पढ़ना है। रोम के कितने टाइप होते हैं उनको देखना है। इसको नोट कर लीजिए, यदि नोट नहीं किया होगा आपने तो आगे समझते हैं अब।
अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रोम। रोम में मैंने आपको कुछ और पढ़ाया था, क्या कि भाई देखो रोम में क्या हो रहा है, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो निर्माता कंपनी द्वारा उसमें रोम में निर्माण के समय ही डाल दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार का यूजर परिवर्तन नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आ गया। और बताइए इसमें कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी मैंने लास्ट क्लास में बात की थी, तो क्या था वो, एक प्रोग्राम था, वो क्या था, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या करवाता है, कंप्यूटर में जो भी इनपुट इनपुट काम होते हैं, आउटपुट के काम होते हैं, और तीसरा क्या होता है, बूटिंग का काम। तो बायोस क्या देखता है, जो भी कंप्यूटर में इनपुट के काम होते हैं, इनपुट संबंधी कार्य होते हैं, जो भी कंप्यूटर में आउटपुट संबंधी कार्य होते हैं, या जो भी कंप्यूटर में बूटिंग के संबंधित कार्य होते हैं, किसके दोस्तों बताओ, बूटिंग के संबंधित कार्य होते हैं, उनको कौन देखता है, उनको बायोस देखता है। अब इसके बाद में मैंने आपको बूटिंग बताया था कि बूटिंग क्या होता है, कि जब हम कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, किसी कंप्यूटर को जब वो पूरी बंद अवस्था में होता है या चालू अवस्था में, दोनों में, तो जो आपका कंप्यूटर क्या है, किसी कंप्यूटर को चालू करने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, बूटिंग कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ठंडी, है ना, तो कोल्ड, और दूसरी क्या होती है, वार्म, तापीय। तो कोल्ड से क्या होता है, कोल्ड का मतलब क्या होता है, जब आपका सिस्टम, जब आपका कंप्यूटर पूर्ण रूप से बंद है, अर्थात उसमें पावर सप्लाई बंद है, और जब हम उसको पूर्ण बंद अवस्था से दोबारा चालू करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह बंद अवस्था से पुनः चालू किया जाता है, तो आपकी क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। और वार्म बूटिंग क्या होती है, कि ऑलरेडी क्या था, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विद्युत सप्लाई ऑन थी, विद्युत सप्लाई चल रही थी, लेकिन हम क्या कर दिए, कंप्यूटर को उस बीच में बंद करके दोबारा चालू किए। विद्युत सप्लाई बंद थी और हमने क्या किया, कंप्यूटर को बंद किया और सप्लाई ऑन है और पुनः चालू किए, तो क्या कहलाती है वो, वार्म बूटिंग कहलाती है। मतलब वार्म इसलिए क्या, उसमें अभी करंट बह रहा है, वार्म बूटिंग कहलाती है। और मैंने आपको वार्म बूटिंग का दो उदाहरण बताया था, एक मैंने आपको बताया था रीसेट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, क्या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, और एक मैंने क्या बताया था आपको, रीस्टार्ट के बाद मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को रीबूट करना, रीबूट करना। तो वार्म बूटिंग के क्या उदाहरण है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना या रीबूट करना। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, हालांकि वो जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी शॉर्टकट कीज, है ना, उसका टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं कि यदि आपसे पूछ ले कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर में दोस्तों ध्यान इसको नोट करिएगा, ठीक है, कंप्यूटर में रीस्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, कंट्रोल, क्या लिखोगे, कंट्रोल प्लस क्या लिखोगे, ऑल्ट, और क्या लिखोगे, प्लस कंट्रोल प्लस ऑल्ट, और साथ में क्या लिखोगे, डिलीट, डिलीट, है ना। इसको मैं फिर से ऊपर लिख देता हूं, तो रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या, या रीबूट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, आप दबाओगे कंट्रोल, कंट्रोल के बाद दबाओगे आप ऑल्ट, और ऑल्ट के बाद में क्या दबाओगे आप, डिलीट बटन, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डेल, डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ये क्या है, आपका रीस्टार्ट का शॉर्टकट की है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फिर से मैंने आपको दोबारा रिकॉल करवाया। अब आपको क्या करना है, जब आज की क्लास खत्म होगी दोस्तों, तो आपको घर जाकर के कोई भी एमसीक्यू की आपके पास में जो भी बुक हो, आपको उससे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं आपको वहां पास चेक करना है। मालूम पड़ जाएगा दोस्तों कि आपके दिमाग में कितना बैठा है और कितना हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। अब आगे देखते हैं रोम के टाइप। चलिए, वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत कुछ बताया था, ये अभी मैंने आपको रोम के बारे में बताया। रैम के बारे में हमने और क्या पढ़ा था दोस्तों, याद करिए, एस रैम पढ़ा था हमने, एस रैम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, डी रैम पढ़ा था। तो ये भी आपको लास्ट क्लास का रिकॉल करना है, एस रैम और डी रैम। यदि आपसे पूछ ले कि किस मेमोरी में आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्या बोलोगे, एस रैम, एस रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एस रैम डी रैम में से कौन सा फास्ट होता है, तो एस रैम फास्ट होता है। कौन सा महंगा होता है, एस रैम महंगा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एस रैम और डी रैम क्या होते हैं, ये रैम के टाइप होते हैं। इसके बाद में ना आपसे एग्जाम में कई बार और क्वेश्चन बन जाता है, मैं इसको हटा के आपको बताता हूं नए तरीके से। जैसे हमने क्या पढ़ा था, रैम,
रैम में मैंने आपको क्या बताया था कि रैम कितने प्रकार की होती है, बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक रैम, जिसको हम क्या कहते हैं एस रैम, और एक क्या होता है आपका डी रैम होता है, इसको हम क्या कहते हैं डायनेमिक रैम। बात कर ले कि किस मेमोरी को इनमें से किस में रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या बताओगे, डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है कि जो डेटा और निर्देश एक बार एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो प्रोसेस हो चुके हैं, उनको हटाना, और जिनको नए नए और डेटा और निर्देश को लाना, जिनको एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या प्रक्रिया कहलाती है, आपका रिफ्रेश प्रक्रिया कहलाती है। और एस रैम में बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप बताओ कि आपके पास में दो टेबल है, दो कुर्सी है बैठने की। एक कुर्सी ऐसी है जिसको आपको बार बार साफ पहले पोंछना है फिर बैठना है, पहले पोंछना है फिर बैठना है। और एक कुर्सी ऐसी है जिसको आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे बैठो उठो बैठो। तो बताओ कि किस कुर्सी में आदमी जल्दी जल्दी बैठ और उठ सकते हैं। तो साफ समझ में आ रहा है कि इसको बार बार साफ करना पड़ रहा है फिर बैठते हैं, तो इसकी स्पीड कम होगी, और इसमें सीधे हमको कुछ बार बार सफाई नहीं करना पड़ रही, सीधे आओ बैठो, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी एस रैम की स्पीड क्या होती है, डी रैम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसकी स्पीड ज्यादा है दोस्तों, ये है ना, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये क्या होती है, ये महंगी भी होती है। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। अब इसके बाद में ना एक क्वेश्चन और बन जाता है, एक आपकी डी रैम से, किससे, डी रैम से आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। एक पूछ लेता है कि भैया बताइए ये आपका ए डी रैम क्या होता है, ए डी रैम, और एक होता है एस डी रैम, एस डी रैम। ए डी रैम और एक होता है एस डी रैम। तो दोस्तों यहां आप पकड़िएगा, यहां जो आपका ए है ना, ए का मतलब होता है क्या आपका ए सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस। बस आपको ये याद रखना है क्या, ए सिंक्रोनस। और ये एस फॉर क्या होता है, यहां एस फॉर होता है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। बस इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसके बाद इससे अंदर से कुछ भी नहीं पूछता है। तो डी रैम के और भी प्रकार होते हैं, एक होता है ए डी रैम, तो वो क्या हो जाएगा आपका ए सिंक्रोनस डी रैम, और दूसरा होता है एस डी रैम, का मतलब क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस डी रैम। और डी रैम को तो आपको पता ही है फुल फॉर्म, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम के भी दो टाइप हो गए, ए डी रैम और एस डी रैम। एक, हालांकि एक आध बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं आपको बहुत लेंदी पढ़ा दूं, लेकिन चलिए फिर आपको जब ये तीन चीज बता ही रहा हूं, तो एक और पूछ लेता है आपसे डीडीआर, डीडीआर डी रैम, डीडीआर डी रैम। तो डी रैम का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है। ये डीडीआर में क्या होता है, डीडीआर का फुल फॉर्म होता है डबल, इसका होता है डबल डेटा, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। अब इसका हिंदी पर जो है ना अनुवाद नहीं हो सकता, ये जो है वो इसका फुल फॉर्म है। तो क्या होगा, डीडीआर का क्या होगा, डबल डेटा रेट डी रैम। तो हमने डी रैम के भी टाइप देख लिए, और सिर्फ आपको अब इसके अंदर से कुछ भी नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको यहां से पूछेगा केवल क्या कि भाई ए डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस डी रैम का फुल फॉर्म होता है, या आपसे पूछ लेगा कि एस डी रैम में एस का मतलब क्या होता है, और आपको चार ऑप्शन दे देगा, सिंक्रोनस, सीरियल, सब्जेक्ट, है ना। तो आपको क्या टिक करना है, सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस है, और ये क्या होगा, एसिंक्रोनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रैम, उसमें एस रैम और डी रैम। एस रैम फास्ट होता है, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और आज के डेट में सर्वाधिक कौन सा यूज हो रहा है, वर्तमान में सर्वाधिक कौन सा यूज हो रहा है कंप्यूटर में या मोबाइल में दोस्तों, तो हम क्या यूज करते हैं, डी रैम। तो डी रैम क्या है, वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में क्या हो रहा है, ये सर्वाधिक उपयोग में लिया जा रहा है। क्यों, सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये सस्ता होता है, ये सस्ता होता है। चलिए इसको करिए आप नोट, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ठीक है, देखिए अब आगे क्या है। तो देखिए हमने रोम के बारे में पढ़ लिया, अब रोम में आते हैं। कल हमने, अभी भी मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको रोम के बारे में पढ़ाया था। अब देखिए कि रोम कितने प्रकार के होते हैं, रोम क्या होता है वो सब आपने समझ लिया। अब रोम बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, पहला आपका पी रोम, दूसरा होता है आपका ईपी रोम, और तीसरा क्या होता है डबल ई पी रोम।
अब दोस्तों पी रोम का मैंने जो आपको सबसे पहले तो क्या समझ लो आप, पी रोम, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल, ये यहां पास डबल एम आएगा, प्रोग्रामेबल रोम। रोम का तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम कहते हैं इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और इसका क्या होता है दोस्तों, ई का क्या होगा, इलेक्ट्रिकली, क्या है, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रोम। तो कई बार तो हमसे क्या करता है कि डायरेक्टली इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ईपी रोम में ईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। ई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ई फॉर इलेक्ट्रिकली, और दूसरा ई का क्या होगा आपका, इरेजिबल। और पी रोम तो आपने यहां पर पी रोम तो देख लिए क्या, प्रोग्रामेबल रोम। अब ये देखिए कि ये होता क्या है, हमने क्या देखा था, रोम, रोम के साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि एक बार कंपनी ने जो बना के उसमें सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में डाल दिया, उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भैया क्या होता है कि अब कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हमको चेंज करना पड़ सकता है ना, और करते भी हैं। तो दोस्तों फिर क्या किया गया कि इस रोम को आगे डेवलप किया गया कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार कंपनी ने बना दिया है, अब वो दोबारा कोई यूजर उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। अब बदलाव यदि सपोज मान लो कि जो सॉफ्टवेयर था वो करप्ट हो गया, उसमें कोई वायरस आ गया, तो अब आप लेके कंप्यूटर कहाँ जाओगे, अपने कंपनी वाले के पास जाओगे। कंपनी वाला क्या करेगा, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो उसको निकाल के चिप को फेंकना पड़ेगा, फिर एक उसमें एक नई चिप डालना पड़ेगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने इन 3 प्रकार के रोम को क्या आगे डेवलप किया। उसमें से पहला क्या आता है, प्रोग्रामेबल रोम। सबसे समझ में आ रहा है कि वह रोम जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। क्या होता है आपका प्रोग्रामेबल रोम, क्या होता है, पी रोम, सॉरी एक सेकंड, पी रोम क्या होता है, पी रोम अर्थात क्या, प्रोग्रामेबल रोम। कि इसमें क्या होता है दोस्तों समझिएगा, इसमें क्या होता है कि एक बार, इसमें क्या होता है, रोम के टाइप पढ़ रहे हैं तो एक बार क्या होगा, एक बार यदि प्रोग्राम को, एक बार यदि प्रोग्राम को इसमें डाल दिया गया, प्रोग्राम को डाल दिया गया, तो क्या होगा, दोबारा दोबारा ये चेंज नहीं होगा, परिवर्तित परिवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा, पी रोम का मतलब क्या होता है कि एक बार यदि आपने प्रोग्राम, रोम में यदि एक बार आपने प्रोग्राम को डाल दिया तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, दोबारा कोई, नो चेंजेस, ओनली सिंगल टाइम। अब क्या होता है दोस्तों समझिएगा, ईपी रोम, तो यहां पास एक शब्द आपको दिख रहा है क्या, इरेज, क्या, इरेजिबल। मतलब क्या समझ में आ गया कि अब आप रोम में यदि जो आपने प्रोग्राम को डाला है उसको आप चेंज कर सकते हो, उसको आप मिटा के नया प्रोग्राम को लिख सकते हो। तो ईपी रोम में दोस्तों आपके एक बार लिखे हुए प्रोग्राम को जो मिटाते हैं, वो किससे मिटाते हैं दोस्तों, तो यहां पास याद रखना कि यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस के माध्यम से, यूवी है ना आपका, अल्ट्रा वायलेट रे के माध्यम से क्या करते हैं, परावैंगनी, परावैंगनी किरणों के माध्यम से, अल्ट्रा वायलेट है ना, ये क्या होती है आपकी परावैंगनी, परावैंगनी, परावैंगनी किरणों के माध्यम से क्या करते हैं कि जो हमने रोम में एक बार डाटा को लिखा है उसको हम परावैंगनी किरणों के माध्यम से उस डाटा को मिटा के नया डाटा को लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद में दोस्तों यहां पास देखिए, यहां पास में क्या है, शब्द तो आ रहा है इरेजेबल, लेकिन किस तरह से, इलेक्ट्रिकली, किस तरह से, इलेक्ट्रिकली। तो इसमें क्या करते हैं हम, विद्युत तरंगों के माध्यम से। दोस्तों आपका डबल ई प्रोम में विद्युत तरंगों के माध्यम से, विद्युत तरंगों के माध्यम से क्या करते हैं कि हमने जो एक बार आपके रोम में सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को लिखा है, तो विद्युत तरंगों के माध्यम से उसको मिटा के और नया प्रोग्राम हम उसमें लिख सकते हैं। वो क्या होता है आपका ई प्रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो रोम होता है स्थायी होता है कि अस्थायी होता है, तो ये स्थायी होता है। कैसा होता है, ये आपका स्थायी होता है।
इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, है ना, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो रैम और रोम में। चलिए इसको नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? तो रोम कितने टाइप की हो गई? पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। पी रोम का मतलब क्या है कि भाई जिसमें एक बार प्रोग्राम लिखा गया, दोबारा ओला नहीं हटा सकते। ठीक है। ईपी रोम का मतलब क्या हो गया कि एक बार प्रोग्राम लिखाए के बाद ओला हटा सकते, हटाए जा सका थे, पर कैसे? विद्युत तरंगों के सॉरी आपके परावैद्युतिक किरणों के माध्यम से। और डबल ई प्रोम का मतलब क्या होता है कि हटा सका था, लेकिन कैसे? आपके इलेक्ट्रिकली इरेजिबल करके, अर्थात विद्युत तरंगों के माध्यम से। ठीक है, मजे से पढ़िए दोस्तों, दिमाग में बैठ रहा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो। तो ये क्या हो गया हमारा? रोम हो गया। और रोम के साथ में क्या आपका समाप्त होता है? जो आपकी इंटरनल मेमोरी, या हम कहें मेन मेमोरी, या हम कहें प्राइमरी मेमोरी, या हम कहें सेमीकंडक्टर मेमोरी, वो क्या हुआ आपके रोम के समाप्त होने के साथ में आपका वो वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है, एक मेमोरी और बचती है, उसको और समझते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे आपके सेकेंडरी मेमोरी की ओर। चलिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो भाई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या आपका यहां पास क्या कैश, इसको दोस्तों इसको ना प्रोनाउंस करने में बड़ा कंफ्यूजन कई बार होता है, लेकिन इसको बता रहा हूं, इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कैसे मेमोरी। क्या? कैसे मेमोरी, कैसे। तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं लेकिन? कैश मेमोरी, है ना। तो अपन को शब्दों पे नहीं जूझना है कि कैश बोलते हैं कि कैसे बोलते हैं, तो हमको क्या पढ़ना है? कैश मेमोरी। आप दोस्तों इसकी परिभाषा समझिए कि कैश मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि यह सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी, सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी। तो बताओ मेरे को, आपकी सीपीयू क्या होता है? ये आपने इस प्रकार से सीपीयू होता है। और आपकी मुख्य मेमोरी क्या होती है? बताओ मुख्य मेमोरी क्या होती है? मुख्य मेमोरी क्या होती है? वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी मतलब क्या? रैम। और ये क्या है? सीपीयू। तो जो आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो कहां होती है? आपके सीपीयू और मुख्य मेमोरी अर्थात क्या रैम के बीच में क्या होती है? आपकी कैश मेमोरी होती है। एक चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि बीच आने वाली एक हाई स्पीड मेमोरी होती है दोस्तों, यार क्या होती है? अति उच्च तीव्र गति वाली, अति उच्च तीव्र गति वाली हाई स्पीड मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा बार बार, क्या सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले निर्देशों को जल्दी जल्दी, सीपीयू को क्या क्या चाहिए? सीपीयू को चाहिए कि उसको निर्देश मिलने में देरी बिल्कुल भी ना हो। यदि आपके सीपीयू में निर्देश मिलने में देरी नहीं होगी तो उससे क्या होगा फायदा? कि वो उतना फास्ट काम कर सकेगा। तो इस मेमोरी को क्या कर रहे हैं एक प्रकार से हम, कि सीपीयू और रैम। अब आप देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका सीपीयू था, जो भी उसको डेटा और निर्देश चाहिए था वो कहां से लेता था? वो आपके रैम से लेता था। और रैम में डेटा और निर्देश कैसे रहते थे? अस्थायी रूप से रहते थे। लेकिन क्या होता था कि इस सीपीयू को रैम से डेटा या निर्देश लेने में जो समय लगता था, तो उस समय की भरपाई करने के लिए हमने एक नई मेमोरी को क्या किया, मतलब नई मेमोरी को हमने बनाया, उसको हमने क्या कहा? कैश मेमोरी कहा। और उसको हमने क्या कर दिया? सीपीयू और रैम के बीच में रख दिया कि भाई यहां से रैम से डेटा लेने में, सीपीयू को रैम से डेटा लेने में जो समय लग रहा है, तो रैम से सीपीयू को जो डेटा लेने में समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब रैम से डेटा और निर्देश को सीपीयू तक आने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। उस एक्सेस टाइम को कम करने के लिए, जिससे कि आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ जाए, तो हमने इन दोनों के बीच में ला दिए क्या? एक कैश मेमोरी। ठीक है, तो क्या करती है ये कि जो सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले निर्देशों को जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाए, ताकि यहां से यहां आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम हो जाए। पहले जो रैम का है वो आपके कैश में आए और फिर सीधे यहां आ जाए। तो क्या कर दिया कि हमने रैम से डेटा को यहां ला के रख दिया। अब यहां से यहां आने की जो समय है वो बच गया। सीधे सीपीयू क्या करेगा? अब रैम के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहां से ले लेगा, समय को बचा दिया। तो ना, तो जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया? कैश मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि जो आपकी कैश मेमोरी है उसका निर्माण वो किससे बनी होती है? तो आप क्या बताओगे? आपके
स्टैटिक रैम से बनी होती है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको रैम पढ़ा रहा था। रैम में मैंने आपको बताई थी क्या, कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एस रैम, बोलो क्या, एस रैम, और दूसरा क्या होता है, डी रैम। दूसरा क्या होता है, डी रैम। बताओ दोनों में से फास्ट कौन सा है? तो आप बताओगे सर आपने कहा है कि इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो ये क्या होती है, ये स्लो होती है, और ये क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों? कि इसको बार बार हमको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये फास्ट होती है। और हमको क्या करना है कि रैम से सीपीयू के बीच में जो डेटा और निर्देश आ रहे हैं उसके एक्सेस टाइम को कम करना है, गति को बढ़ाना है, डेटा और निर्देश के प्राप्त करने की गति को बढ़ाना है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं। और जब गति को बढ़ाना है तो बताओ डी रैम को लोगे कि एस रैम को लोगे? फास्ट कौन सा है, एस रैम है। तो हमने किसको, जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है दोस्तों, याद करिएगा, एस रैम से बनी होती है, एस रैम से बनी होती है। तो यह एक अस्थायी मेमोरी है। क्यों? रैम कैसी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। अब आप बताओ कि चाहे डेटा आपका रैम में हो, या डेटा आपके कैश मेमोरी में हो, या आपके डी रैम में हो, डेटा कहीं भी हो, यहां पास आप डेटा का प्रयोग कर क्यों रहे हो? उसको प्रोसेस करने के लिए कर रहे हो कि उसको स्टोर करने के लिए कर रहे हो? ये रैम में, एस रैम में, डी रैम में, कैश मेमोरी में और सीपीयू के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है रजिस्टर। वो क्या होता है, सीपीयू का मेमोरी यूनिट होता है। तो यहां एक रजिस्टर भी होता है। ये रजिस्टर, कैश मेमोरी, एस रैम, डी रैम, ये जितने, या रैम, ये सभी क्या कर रहे हैं, डाटा को प्रोसेस करवाने तक के लिए डेटा को अपने पास में रख रहे हैं। जैसे ही आपके डेटा और निर्देश प्रोसेस हो रहा है, इनका काम, डेटा और निर्देश का काम समाप्त होता है, वो उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो सभी क्या है, ये आपके कैश मेमोरी हो या आपकी एस रैम हो, डी रैम हो, सभी कैसे हैं, अस्थायी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यह एक अस्थायी मेमोरी है और इसका निर्माण किससे होता है, एस रैम से होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको अभी समझा दिया। इसके बाद में क्या है, इसे सीपीयू भी, इसे सीपीयू की मेमोरी, इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? वो आपको बताता हूं दोस्तों। जो आपकी कैश मेमोरी होती है ना, इतना आपको डीप में पढ़ना नहीं है, लेकिन क्या रखना है कि आपकी कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है L1 टाइप की, एक होती है L2 टाइप की, और एक होती है L3 टाइप की। ये आपकी कैश मेमोरी तीन भागों में बटी होती है। ये जो L1 भाग होता है ना, इतना आपको डीप में पढ़ना नहीं है। समझा क्यों रहा हूं ये आपको मैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैश मेमोरी को हम सीपीयू मेमोरी क्यों, सीपीयू की मेमोरी क्यों कहते हैं, ये आपको समझा रहा हूं। कैश मेमोरी के तीन भाग होते हैं, L1, L2, L3। जो L1 होता है ना, ये कहां होता है, ये आपके डायरेक्ट सीपीयू में ही इसको चिपका देते हैं। इसको L1 वाले भाग को, L1 वाले भाग को क्या करते हैं, डायरेक्ट सीपीयू में चिपका देते हैं। इसीलिए हम इसको सरल भाषा में क्या कहते हैं, आपके कैश मेमोरी को सीपीयू की मेमोरी कह देते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग कर क्यों रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा और निर्देश मिलने की, जो प्राप्त करने की जो गति है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सेस टाइम को कम करने के लिए। जितना आपका एक्सेस टाइम कम होगा, समझना, एक्सेस टाइम का मतलब क्या, कि डेटा और जो आपके निर्देश हैं वो रैम से सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए जो आने का समय है वो जितना कम होगा, आपका जो प्रोसेसर होगा, जो सीपीयू होगा, वो डेटा और निर्देश को उतना ही फास्ट तय करेगा। जितने फास्ट उसको डेटा और निर्देश मिलेंगे, उतनी ही तेजी से क्या करेगा, वो काम करेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं कुछ जरूरी चीजें। आओ देखो, समझो। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, लेकिन यहां कंप्यूटर पढ़ना है अपने को। यह है एक, यह है आपका दूसरा, और यह है आपका इधर तीसरा खांचा। ठीक है जी, इधर पास एक चीज और ले लेते हैं, इधर हम इसको एक और ले लेते हैं। ठीक है जी, आइए देखिए, समझिएगा, है ना। देखना, पहले तो क्या है, देखो, ये क्या है आपका, ये है सेकेंडरी स्टोरेज। ये क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य भी कहते हैं ना। सेकेंडरी को हमने क्या कहा था, बाह्य स्टोरेज। बेसिकली क्या होता है, ये हार्ड डिस्क होता है।
ये क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है। इसको हम बाह्य क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आपके मदरबोर्ड का भाग नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी या बाह्य मेमोरी कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, बेसिकली क्या, इसको ये हार्ड डिस्क ही क्या होती है, सेकेंडरी होती है। जो भी आपके निर्देश, जो भी आपका डेटा होता है, जो भी आपका डेटा होता है, या कह ले हम आपके क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, या जो भी आपके प्रोग्राम होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ रहते हैं दोस्तों, आपके हार्ड डिस्क में रहते हैं। ठीक है, जो भी डेटा और निर्देश है। इसके बाद में दोस्तों बताओ, ये क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ये वाला डायग्राम मैंने आपको 2-3 बार इसके पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि प्रक्रिया क्या होती है डेटा के आने जाने की। तो ये क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको और क्या कहते हैं, कंप्यूटर की वर्किंग या कार्यकारी मेमोरी कहते हैं, वर्किंग मेमोरी कहते हैं, कार्यकारी क्यों कहते हैं कि यहाँ पास जो डेटा और निर्देश होता है उसको हमको स्टोर नहीं करना है, उसको हमको कम समय के लिए रखना है। कब तक के लिए रखना है, जब तक कि जो आपका डेटा है या निर्देश है वो प्रोसेस ना हो जाए। और ये काम कौन करता है बताओ मेरे को, ये काम करता है आपका रैम, है ना। और वर्तमान में बताओ हम किस प्रकार का रैम सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं, तो आप बताओ कि सर डी रैम। क्यों, क्योंकि सस्ता होता है, तो सर्वाधिक प्रयोग में क्या लेते हैं, डी रैम लेते हैं। फिर ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, सीपीयू होता है। ये क्या होता है, सीपीयू। और सीपीयू के अंदर मैंने जब आपको मैं सीपीयू डिटेल में पढ़ा रहा था तो बताया था सीपीयू के 3 भाग होते हैं। बताओ क्या, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, और तीसरा क्या होता है बताओ मेरे को आप, मेमोरी। बोलो क्या, मेमोरी रजिस्टर। क्या होता है एक, तीसरा क्या होता है, एक मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, मैं यहां पास जगह नहीं है तो उसको क्या लिख रहा हूं शॉर्ट में, आरईजी, अर्थात क्या, मेमोरी रजिस्टर। अब देखो क्या हो रहा है, प्रोसीजर समझना। यहां आपका डेटा और निर्देश है सेकेंडरी में, तो इसको क्या करते हैं हम, इस डेटा और निर्देश को हम कहां लाए, आपके रैम में लाए। कहां लाए, रैम में। ठीक है, तो डेटा और निर्देश आपके रैम में आ गया। अब क्या हो रहा था समझना कि ये जो रैम से, जो रैम में डेटा और निर्देश आ गए हैं वो किस प्रकार से आए हैं, अस्थायी प्रकार से आए हैं, अस्थायी रूप से आए हैं। तो जो आपका सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है वो चेक करता है कि हाँ भाई डेटा है क्या प्रोसेस करने के लिए, तो पाता है कि हाँ यार डेटा और निर्देश है प्रोसेस करने के लिए। फिर क्या होता है दोस्तों देखिएगा, जो सीयू ने चेक कर लिया कि हाँ डेटा और निर्देश है, सही साथ सब कुछ ओके है, तो क्या करेगा कि सीयू ने पहले चेक किया, फिर क्या होगा कि रैम से जो आपका डेटा है वो कहां आएगा प्रोसेस होने के लिए, मेमोरी रजिस्टर में आएगा। कहां आएगा, मेमोरी रजिस्टर में आएगा। अब फिर क्या होगा कि आपके इस मेमोरी रजिस्टर से क्या होगा कि जो आपका डेटा है इस मेमोरी रजिस्टर से कहां आएगा, एएलयू में आएगा प्रोसेस होने के लिए। अब समस्या क्या हो रही थी कि ये प्रक्रिया सब कुछ सही चल रही थी, लेकिन जो आपका रैम से डेटा और निर्देश को प्रोसेस करने के लिए हम सीपीयू में ला रहे थे, इसमें हमको समय बहुत लग रहा था, एक्सेस टाइम हमको ज्यादा लग जा रहा था। इस एक्सेस टाइम को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया कि एक नई मेमोरी को खोजा। उसका नाम हमने क्या दिया था बताइए, उसका नाम हमने दिया था क्या, कैश मेमोरी। क्या, कैश मेमोरी इसको हमने नाम दे दिया था। और ये क्यों रखा था कि जो डेटा और निर्देश को रैम से सीपीयू लाने में जो समय लग रहा है वो समय क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, इसको इसके बीच में कनेक्ट कर दिया। तो ये कैश मेमोरी को हमने ला दिया, तो इससे क्या हो गया कि जो डेटा आपका रैम से सीपीयू में आ रहा है उसको आने में समय अब कम हो गया। ठीक है, इसको समझना। अब यहां से क्या करता है देखिए, ये तो होगी क्या इसकी प्रोसीजर। तो हमने ये कैश मेमोरी का काम क्या है कि रैम से सीपीयू में डेटा और निर्देश में जो लाने में जो समय लग रहा था उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक, तो क्या करता है आपको, या तो वो डायरेक्टली ऐसा पूछता है या आपको बोलता है कि निम्नलिखित में से इनको इनके गति के आधार पे इनको क्या करिए, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाइए। तो आपको 4 देगा, एक देगा आपको मेमोरी रजिस्टर, दूसरा देगा कैश मेमोरी, तीसरा देगा आपको रैम, और चौथा देगा आपको हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए इसके सीक्वेंस को आपको समझना हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वो समझिएगा आप, है ना। देखो समझ लो कि आप जैसे हमारे यहाँ पर नवरात्रि में भंडारा वगैरह होता है, तो देखो बेसिकली भंडारे में क्या होता है, एक जगह बल्क मात्रा में, बल्क क्वांटिटी में क्या होता है, सब्जी बन रही होती है, पूड़ी बन रही होती है, हलवा बन रहा होता है ना, और खिचड़ी बन रही होती है। और भंडारे में कोई भी नहीं चाहता है क्या खाना, खिचड़ी खाना। भीड़ कहाँ रहती है, पूड़ी में, खीर में, हलवे में और सब्जी में भीड़ रहती है। तो क्या होता है देखिए, बल्क में एक जगह ये सब कुछ बन रहा होता है, फिर वहां से कहाँ आता है वो, बटने के लिए कहाँ आता है, वो टेबल पे आता है। अब टेबल के बाद में क्या करते हैं कि उसको उस टेबल से वो जहां बटना है वो वहां काउंटर पे आ गया, और बड़े बड़े आपके जो बर्तन है, हंडे हैं, वो आके रखा गए।
फिर क्या करते हैं कि उससे भी हम निकाल के एक छोटे से बर्तन में उसको निकालते हैं, और फिर उस छोटे से बर्तन में निकाल के दोने में निकालते हैं। और दोने में निकालने के बाद में आप उसको डायरेक्टली अपने मुंह में नहीं डालते हो, आप उसमें से एक टुकड़ा निकालते हो, अपने मुंह में डालते हो, और फिर क्या करते हो, उसको आप खाते हो, फिर वो पचता है। तो ये समझना कि जो आपका सीपीयू होता है ना, सीपीयू के अंतर्गत जो आपका एलयू होता है जिसको डाटा को प्रोसेस करना है, वो डायरेक्टली आपके यहां से सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को या निर्देश को एक्सेस नहीं करता है, यहां से नहीं लेता है। तो ये क्या हो गया आपका, जो हम बात कर रहे थे ना कि जो बल्क में भंडारे में काम चल रहा है, पूरी सब्जी हलवा जो आपके बिल्कुल कहीं अलग से बन रहा है भट्टी में, वो ये स्थान है। अब क्या किया, यहां से बनने के बाद में हम कहां लेके आ गए, आपके काउंटर में लेके आ गए, यहां काउंटर पे आ गया। अब आप ये बताओ कि जैसे सपोज बड़ा सा क्या हो गया आपका, यहाँ काउंटर पे आपका बड़ा सा बहुत बड़े बर्तन में क्या पूड़ी आ गई। अब लोगों की भीड़ लगी हुई है, अब बार बार क्या करें कि मैं पूड़ी उठाऊं दूं, पूड़ी उठाऊं दूं, तो बार बार मेरे को क्या करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो मैंने क्या कर लिया कि अपनी सुविधा के लिए उसमें से कुछ पूड़ी उठा के अपने काउंटर पे सामने रख ली, और उसके बाद में क्या कर दिया, मैंने उसको सीधे दोने पे रखना चालू कर दिया। तो जो मेरा बार बार उठाने में समय खराब हो रहा था उसको मैंने बचा लिया। तो सीपीयू को क्या करना पड़ रहा था, बार बार रैम से डेटा को लेना पड़ रहा था, तो उसने क्या कर दिया, यहां पास एक आदमी बीच में और खड़ा कर दिया, बोला कि भाई ये जो समय लग रहा है ना इसको बचा। तो ये कैश मेमोरी बोला ठीक है भाई, एक काम करना कि अब मैंने क्या कर ली, उठा के पूड़ी को सीधे अपने हाथ में रख ली और बांटना चालू कर दिया। लो, तो क्या हो गया, काम में तेजी आ गई। ठीक है, तो केस मेमोरी क्या करती है कि आपके जो एक्सेस टाइम था उसको क्या करती है, कम कर देती है। और इसके बाद में क्या होता है, जो आपका मेमोरी रजिस्टर होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये जैसे ही हमने हमारे दोने में पूड़ी आई और हमने क्या किया, खट से लेके एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया, तो मेमोरी रजिस्टर क्या होता है कि बस डेटा वहां पास इतने कम समय के लिए रहता है, फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो नैनो सेकंड के लिए होता है दोस्तों, कि बस इसमें मेमोरी रजिस्टर में, हमारे हाथ और पूड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, डेटा और निर्देश यहाँ इतने कम समय के लिए होते हैं। यहाँ आया, एएलयू इनसे लिया और एग्जीक्यूट किया। तो सबसे फास्ट क्या होगा आप बताओ मेरे को, सबसे फास्ट क्या होगा, सबसे दूर क्या है आपके सीपीयू से, सबसे दूर क्या है, सेकेंडरी है या बाहर मेमोरी है। उसके बाद में कौन है, रैम है। और फिर क्या है, उससे भी सबसे दूर में क्या है, ये आपका सेकेंडरी है। उससे पास क्या है, रैम है। उससे भी पास क्या है, कैश है। और सीपीयू के सबसे पास में क्या है आपका, मेमोरी रजिस्टर। क्या है सबसे पास में, क्या है, मेमोरी रजिस्टर। सीधे यहां से आने में तो बता रहा हूं ना, माइक्रो सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो सबसे पास में क्या है, मेमोरी रजिस्टर। तो सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होगी, आपकी रजिस्टर होगी। उसके बाद में सीपीयू के सबसे पास में कौन है, कैश मेमोरी। तो उसके बाद रजिस्टर के बाद में सबसे फास्ट कौन सी होगी, कैश होगी। फिर क्या होगी, रैम होगी। और फिर क्या होगा, आपका सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो कभी भी आपसे पूछ ले गति के आधार पर यदि हमको स्पीड के अनुसार, मेमोरी की स्पीड के अनुसार हमको जमाना हो, तो सबसे फास्ट क्या होती है, मेमोरी रजिस्टर। क्या होता है, सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होता है। इसके बाद में क्या होता है, आपका कैश मेमोरी होती है ना, कैश मेमोरी होती है। उसके बाद में क्या आएगा, आपका रैम आएगा। क्या आएगा, आपका रैम। यह हम क्या बोलेंगे आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन मेमोरी। क्या, रैम को और क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। और इसके बाद में क्या आता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी आती है। क्या आती है, सेकेंडरी, अर्थात बाह्य मेमोरी। तो यदि बात कर ले कि सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है, फिर कैश की होती है, फिर रैम की होती है, और फिर सेकेंडरी की होती है। क्यों, सबसे दूर ये है तो सबसे स्पीड कम इसकी, और पास आया तो इसकी स्पीड और बढ़ी, और पास आया तो और स्पीड बढ़ी। और सबसे पास में कौन बैठा हुआ, चिपक के रजिस्टर बैठा हुआ है। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा, रजिस्टर होगा, क्योंकि सबसे पास में है। आपके हाथ में बताओ, आपके हाथ में सबसे अधिक पूड़ी आएगी कि बड़े से तसले में पूड़ी आएगी, कि बड़े से बर्तन में अधिक पूड़ी आएगी, कि जहां खाना बन रहा है वहां अधिक पूड़ी होगी। तो सबसे अधिक किसके पास में डेटा और निर्देश होगा, सबसे अधिक इसके पास में होगा। इसके पास में थोड़ा और कम होगा, क्योंकि क्या करना है, हमको जल्दी जल्दी बांटना है। इसके पास में डेटा और कम होगा, और इसके पास तो सिर्फ उतना ही डेटा होगा कि जो एक समय पे हमको सीपीयू से एग्जीक्यूट करवाना है, क्या प्रोसेस करवाना है। तो बात कर लें यदि कि स्टोरेज क्षमता, ये तो हो गया क्या, गति। अब क्या क्या बात कर लेते हैं, आपका भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता। अब बताओ मेरे को, जो सबसे फास्ट है उसकी सबसे कम होगा। तो यहां क्या कर दोगे, आप उल्टा कर दोगे। तो भंडारण क्षमता में सबसे अधिक किसका होगा, बताओ आप, सेकेंडरी का होगा। भंडारण क्षमता में सबसे अधिक किसका होगा, सेकेंडरी मेमोरी का होगा। उसके बाद में किसका आएगा भंडारण में, फिर रैम होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, कैश होगा। और फिर इसके बाद में क्या होगा, आपका रजिस्टर होगा। क्या होगा, रजिस्टर होगा। समझ में आ रहा है ना आपको।
स्पीड में सबसे फास्ट रजिस्टर, कैश, रैम, सेकेंडरी। स्टोरेज सबसे अधिक किसके पास में? सेकेंडरी के पास में, उसके बाद रैम के पास में, उसके बाद कैश के बाद कैश मेमोरी के पास में, और उसके अंतिम में किसके पास में? रजिस्टर के पास में। जो सबसे फास्ट उसके पास स्टोरेज सबसे कम, जो सबसे स्लो उसके पास में स्टोरेज सबसे ज्यादा। तो चलिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, और जो पढ़ा रहा हूं वो आपको जा करके घर पे उसको देखना, सॉल्व करके कि मैंने क्लास में पढ़ा है तो मेरे को कितना क्वेश्चन बन रहा है बिना रिवाइज किए। ठीक है? और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आज नहीं 10 दिन बाद भी आप बिना रिवाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपसे 100% एक्यूरेसी के साथ बनेगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट हो गया सबका, आगे बढ़े। आओ, अब क्या आता है? हाँ, एक मेमोरी और बचती है भाई, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या बचता है आपके पास में? वर्चुअल मेमोरी। क्या बच रहा है? वर्चुअल मेमोरी। ये आपने बहुत सुना होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बताओ? वर्चुअल का मतलब जिसका भौतिक रूप में अस्तित्व नहीं होता है, वर्चुअली अर्थात क्या? आभासी, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? पहले आप परिभाषा को छोड़िए, जो मैं समझाता हूं उसको समझिए। भाई देखो, कभी आपने घर पे ना कंप्यूटर में काम किया होगा तो आपने एक चीज गौर की होगी ना, जब भी कभी आपने कंप्यूटर पे काम किया होगा, आपका कंप्यूटर है। अब आप बताओ, हमने क्या देखा? यहाँ पास दो मेमोरी देखी, एक सेकेंडरी देखी, एक सेकेंडरी देखी, और एक हमने क्या देखी? आपकी मेन मेमोरी देखी या प्राइमरी मेमोरी देखी। ये क्या होता है? रैम होता है। ये क्या होता है? रैम। ठीक है? और ये क्या? हार्ड डिस्क होता है। फिर आपने देखा होगा ना कि आपके, जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो आपका रैम होता है वो आपके हार्ड डिस्क मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में उसकी क्षमता क्या होती है? बहुत कम होती है। 2 GB का रैम होता है मोबाइल में, या 4 GB का होता है, 8 GB का होता है। तो एज कंपेयर टू जो आपकी स्टोरेज या हार्ड डिस्क होती है या आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसकी तुलना में रैम कैसा होता है? बहुत कम होता है। और क्यों कम होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत मजे से समझाया था, है ना, ट्रेन का एग्जाम्पल दे करके। फिर बतलाता हूं क्यों कम होता है। क्योंकि हमको यहाँ डाटा को स्थायी रूप से रखना ही नहीं है। जब डाटा को सिर्फ प्रोसेस करके हटाना है तो इसको हमने क्या रखा है? बहुत कम मेमोरी का रखा है, बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी में इसको रखा है। जनरली कितना होता है? 2 GB से लेके आपको 12 GB, या अब तो खैर बढ़ते जा रहा है, लेकिन जनरली क्या होता है? 2 से लेके 8 GB तक आपको, 2 से लेके 8 GB तक ये आपको देखने को मिलता है ना। ये मोबाइल की बात हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपने एक बड़ी कॉमन समस्या देखी होगी कि कभी कभी कंप्यूटर काम करते करते क्या हो जाता है बताओ? क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है कंप्यूटर। क्या होता है? कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग में क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर से कोई नया काम करवाना चाहते हो, बस क्या करता है? बफरिंग करते रहता है, बफरिंग करते रहता है, काम ही नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता है, कोई भी निर्देश या प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं करता। कुछ भी दोगे बस वो क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्स। तो क्या बोलते हैं? कंप्यूटर हैंग हो गया। कंप्यूटर हैंग होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ये जो आपकी जो कंप्यूटर की रैम होती है ना, इसमें आपने एक डाटा दिया या निर्देश दिया प्रोसेस करवाने के लिए, फिर आपने एक और दिया, फिर आपने एक और दिया, देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए देते गए इसको। क्योंकि इसकी क्षमता क्या होती है? लिमिटेड होती है। भाई इसके पास में जो स्टोरेज है वो 2 से लेके 8 तक का है, इसके पास स्टोरेज बहुत कम का है। या आपने क्या कर दिया? एक बार में इतना बड़ी मात्रा का आपने इसको सीधे 12 GB का एक, तो वो क्या कर दिया इसने? आपने एक इसको प्रोग्राम दे दिया सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? भाई इसके पास क्षमता 2 GB 8 GB की है। भाई आपसे सपोज कोई कहेगा कि कुछ बोलो, और फास्ट बोलो, और फास्ट बोलो, और फास्ट बोलो, उतने आप क्या बोलोगे? भाड़ में जाओ। तो ये जो आपका जो हैंग होता है ना, ये क्या होता है? भाड़ में जाओ, मैं काम नहीं करने वाला। भाई मेरे पास जितनी जगह है उतनी तो काम करूंगा। आप दिए जा रहे हो निर्देश, दिए जा रहे हो निर्देश, बंद कर दिए काम करना। जब काम करना बंद कर देता है, हम क्या करते हैं कि ले भाई काम करना बंद कर दिया है, क्या करते हैं? इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टर्न ऑफ या स्विच ऑफ कर देते हैं, या शट डाउन कर देते हैं। किसको? कंप्यूटर को। क्यों करते हैं? कि रैम काम रिस्पॉन्ड करना कौन बंद कर रहा है? रैम कर रहा है। रैम कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? बिजली बंद, डाटा गुल।
हैंग हो गया मतलब क्या, इतना डेटा इसके पास में आ गया कि भाई इसके पास क्षमता ही नहीं बची है काम करने की। अब कितना स्टोर करेगा, इतने सारे बल्क में निर्देश, बड़े बड़े निर्देश आ गए। हैंग हो गया, हैंग हो गया तो हमने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। शट डाउन किया, बंद कर दिया तो क्या हो गया, पावर कट। पावर कट, जो जो भी डेटा इसमें था वो क्या हो गया, सारा का सारा जीरो हो गया, नष्ट हो गया। हमारा रैम क्या हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया। ऑन करोगे तो अब सिस्टम जो आपका हैंग कर रहा था वो हैंग नहीं करेगा। क्यों? कि रैम क्या हो गया, फ्री हो गया। ये सुन में आया, यही इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है हैंग होने का और इसको ठीक करने का तरीका। अब जो आपका कंप्यूटर कई बार 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 हैंग करता है, इस हैंग होने की समस्या को बचाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, हमने क्या लाया, एक कॉन्सेप्ट लाया। वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके पापा जी हैं। क्या है, आपके पापा जी। भाई आपके पास में कितना रुपए थे, 100 रुपए थे, गए उड़ा दिए। किसके पास जाओगे, पापा के पास जाओगे। पापा बोलेंगे देख भाई, तेरी मैंने मंथली तेरे को पॉकेट मनी दी थी, तूने उड़ा दिए, अभी तेरे को नहीं मिलने वाला। तो आप क्या कहोगे, पापा ठीक है थोड़े से रुपए दे दो, केवल बस क्या है कि मेरा कुछ काम फंस रहा है, तो थोड़े से कुछ रुपए चाहिए, 1000-2000 रुपए चाहिए। ठीक है, और ऐसे कुछ मिलते भी नहीं 1000-2000 रुपए। तो क्या करिए कि आपने पापा से कुछ पैसे मांग लिए। तो क्या होता है कि जब आपके रैम में, रैम की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है। अब क्या हो गया कि सिस्टम के पास में, रैम के पास में इतनी जगह नहीं बची कि किसी नए प्रोग्राम को या किसी नए डेटा को या निर्देश को ले ले। तो क्या करता है कि पापा से, अर्थात वो क्या करता है, एक नया मेमोरी मांगता है कुछ समय के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। कि बस कुछ समय के लिए, जब तक कि मेरे पास में जगह कम पड़ रही है, मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो। जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आएगा, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए केवल क्या करते हैं हम, जो रैम होता है ना, वो वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से एक थोड़ा सा स्पेस मांग लेता है। तो दोस्तों अब समझिएगा परिभाषा क्या पढ़नी है। अब आपको परिभाषा पढ़नी है कि जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, ये जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है, ये जो आपकी वर्चुअल मेमोरी है, अब इसकी परिभाषा पढ़िए कि इसे एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है। एग्जाम में सीधे आपको क्वेश्चन चिपकाएगा कि किस मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम के माध्यम से, क्या ध्यान से समझिएगा, किसके माध्यम से, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रैम, अर्थात रैम का एक्सटेंडेड थोड़ा सा और हमको चाहिए, मतलब विस्तारित। तो किस मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, इसे वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम की क्षमता को, रैम की क्षमता को बढ़ाने हेतु, रैम की क्षमता को बढ़ाने हेतु किया जाता है जब रैम के पास प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त क्या ना हो, स्पेस नहीं हो। आगे समझ में। तो वर्चुअल मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सटेंडेड रैम कहते हैं। इस सारी जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई वो इसीलिए बताई कि आपको ये याद हो जाए कि एक्सटेंडेड मेमोरी का, एक्सटेंडेड रैम का मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, है ना, अभी हमारे पास आज की क्लास में हम यहां तक छोड़ते हैं, क्योंकि अब हमको आगे क्या पढ़ना है। अब हमको आगे पढ़ना है क्या, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक या सहायक मेमोरी हमको पढ़ना है। और वो भी अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है ना। तो आपका दोनों ही हौच पौच मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं आपको आज यहीं तक खत्म करता हूं। अगली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्या इसको हम और क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम और क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। अर्थात क्या, सहायक मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है आपका, सहायक मेमोरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक। अब आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं और सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, इंटरनल क्यों कहते हैं, एक्सटर्नल क्यों कहते हैं। दोस्तों यदि आप कमेंट करोगे, आप कमेंट पढ़ के भाई बहुत मजा आता है। अच्छा, कुछ एक स्टूडेंट का नाम भी लेना चाहूंगा, जैसे कि, है ना, अब जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा तो वो निराश नहीं होगा कि भाई मेरा नाम नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 स्टूडेंट हैं, वो वाकई में इतने सीरियस हैं और हर क्लास को इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि लगता है यार कि उनसे मिला जाए कभी। मतलब बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है वो। तो मैं उनका नाम लेता हूं। एक तो है चांदनी वर्मा, एक क्या है, चांदनी वर्मा, और एक आपका, देखो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कमेंट खोलना पड़ेगा मेरे को। मतलब वो वाकई में ना इतना अच्छा लगता है कि वो लगातार फॉलो कर रहे हैं, हर क्लास में रिस्पांस देते हैं। तो दोस्तों आपको भी उसी तरीके से रिप्लाई करना है ना, जैसा कि आपका, चलिए, जानकी चौहान है, आपकी चांदनी वर्मा है, इसके बाद में आपका हिमक सिंह है ना, ये है, और आपके अभिषेक शर्मा है। लगातार इन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल क्लास में बने हुए हैं। ममता है, ममता नेताम है,
और भी लोगों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ ना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो वाकई में आप लोग धन्यवाद के काबिल हो, धन्यवाद के लायक हो। दिया आप लोगों को थैंक यू बोलना ही चाहिए मेरे को, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो दोस्तों। तो इसी तरीके से आप लोगों को वीडियो को भी शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। तो क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, आपका सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी अर्थात सहायक मेमोरी, और एक क्या पढ़ रहे थे, बैकअप। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैकअप। देखो प्राइमरी मेमोरी में हम क्या पढ़ रहे थे, रैम और रोम पढ़ रहे थे। रोम की तो भाई कहानी अलग है, रोम में तो हम कुछ कर सकते नहीं है, रोम में कंपनी ने सॉफ्टवेयर डाल के छोड़ दिया है ना। सारा का सारा मामला क्या है, रैम का। और रैम में जो भी डाटा रहेगा वो अस्थायी रूप से रहेगा, उसमें हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। तो अब क्या करें कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट डाटा को सूचना में बदला है ना, उसको स्टोर कहाँ करें, स्थायी प्रयोग कहाँ करें। तो हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी को उसके लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, आपकी सहायक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहायक भी बोलते हैं या बैकअप बोलते हैं ना यार, कि बैकअप में पैसा रखो, बैकअप में सामान रखो। तो बैकअप मेमोरी ये क्या होती है, देखिए कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका उपयोग डेटा एवं सूचनाओं को स्थायी रूप से, परमानेंटली अर्थात स्थायी रूप से स्टोर करने हेतु किया जाता है। इसके बाद में जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी, और तीसरा क्या होता है, फ्लैश मेमोरी। बेसिकली आपने बुक वगैरह में ये पढ़ा होगा, इसको आप अलग से पढ़ते होगे, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है या सहायक मेमोरी होती है या बैकअप मेमोरी होती है, वो तीन टाइप की होती है। एक होती है मैग्नेटिक, दूसरा होता है ऑप्टिकल, और तीसरा होता है आपका फ्लैश मेमोरी। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा कि किस मेमोरी का प्रयोग आप बैकअप मेमोरी के लिए करते हैं, आपको दे देगा रैम, एस रैम, डी रैम, और दे देगा आपको हार्ड डिस्क, या दे देगा आपको एसएसडी, या दे देगा आपको डीवीडी। तो आप किसको टिक मारोगे, जितने भी एग्जाम्पल आपके सेकेंडरी यूनिट के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के होते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो क्या होते हैं, आपके बैकअप के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको इसका बस खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। आने वाली क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल में पढ़ेंगे, और यहां से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है ना, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, विंचेस्टर डिस्क क्या होती है, सीडी, डीवीडी, है ना, बीआरडी, एचडीडी, एसडीडी, सारा कुछ पढ़ेंगे अपनी क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ भी हम छोड़ने नहीं वाले हैं अपनी क्लास में। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। होली आने वाली है, आप सभी लोगों को होली की अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, नमस्कार।